आप किस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। राधिका किरण वहां से ज्वेलर के पास निकल जाती है और श्रुति अर्पिता के हाथ पकड़ वापस से कैंटीन के अंदर ले जाती है एवं एक टेबल पर बैठकर कहती है, थैंक यू राधु भाभी, मेरा शॉपिंग से पहले पिज्जा खाने का मन था और हर बार की तरह आपने मुझे जानबूझकर स्पेस दिया। लव यू। के श्रुति एक चीज पिज्जा ऑर्डर देती है। अर्पिता श्रुति को देख मुस्कुराती है और चारों ओर अपनी नजरें दौड़ा देती है। दौड़ा क्या, चोरी चोरी प्रशांत जी को ढूंढ रही है, वो बैठे कहाँ है। तभी उसकी नजर एक तरफ बैठे हुए प्रशांत जी पर पड़ जाती है, जिन्हें देख उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं प्रशांत जी की मीटिंग खत्म हो जाती है, सो वो वहां से उस व्यक्ति के साथ बाहर निकल जाते हैं। ये देख अर्पिता कहती है, लो ये भी गए। चल अर्पिता, अब तुम ना अपना ध्यान एकत्रित कर लो, काहे कि वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले प्रशांत जी उसके सामने बैठे होते हैं, जिन्हें देख वो बुदबुदाती है, लो हो गया हमारा सत्यानाश, तो हमें ही जगह वही दिखने लगे। अभी तो वो बाहर गए थे और अब यहाँ हमारे सामने बैठे हैं। हमें खुद की भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, न जाने क्या समझे हमारे बारे में। हे प्रशांत भाई, आप यहाँ? आपकी मीटिंग खत्म हो गई? श्रुति ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ जी, खत्म हो गई। के प्रशांत ने अपना हाथ टेबल पर रखा। उसके हाथ में अपनी तक रुमाल बंधा हुआ था। यह देख अर्पिता ने पूछा, आपने अभी तक कोई मेडिसिन नहीं लगाई? वैसे ही बांधे हुए हो? ना ना, अब ठीक है, कल तक ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन ले लिया है मैंने, प्रशांत ने कहा और फिर से खामोश हो गए। तब तक श्रुति का ऑर्डर आ जाता है। वही प्रशांत जी मेन्यू कार्ड देखकर एक अदरक वाली चाय और एक कैपुचिनो का ऑर्डर करते हैं, जिसे देख अर्पिता मन ही मन सोचती है, ये तो चाय के तलबगार मालूम पड़ते हैं। इन तीनों में से बस श्रुति ही वो दोनों के बीच की खामोशी तोड़ती है। बस बीच बीच में अर्पिता और प्रशांत जी की एक दूसरे को और देखते हैं और नजर मिलने पर नजर चुराकर इधर उधर ताकने लगते हैं। बड़ा ही अनोखा रिश्ता होता है दो दिलों का, जो शुरू आंखों से होता है और खत्म आंखों के जरिए दिल में उतरने का होता है। वही हमारे अर्पिता और प्रशांत जी के साथ हो रहा है। दोनों के बीच शब्दों से ज्यादा खामोशियां उनका साथ दे रही है। बहुत कम रिश्तों में ऐसा होता है, जहाँ खामोशियां एक दूसरे के जुबान बन जाती है, जिसे रिश्तों में कॉम्प्लिकेशन नहीं बल्कि मजबूती आती है। कुछ ही देर में चाय और कैपुचिनो दोनों आ जाते हैं, तो प्रशांत जी कॉफी का मग अर्पिता की ओर बढ़ा देते हैं और अपने लिए मंगवाई गई चाय की चुस्की लेने लगते हैं। प्रशांत जी इस बात को अर्पिता हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, हमें एक स्ट्रॉन्ग झाग वाली कॉफी पसंद है, ये इन्हें कैसे पता, जबकि हमारी तो अभी तक हाय हेलो भी ढंग से नहीं हुई है। इसे सोच में डूबा देख प्रशांत जी उसे धीरे से कहते हैं, ये जरूरी तो नहीं किसी का मन की बात तभी जाने जब वो आपको बताए। कभी कभी खामोशियां भी सब कुछ बता देती है और इसी तरह तुम्हारे घर पर मुझे चुपके से पता आया। प्रशांत जी की बात सुन अर्पिता बस हल्का सा मुस्कुरा देती है और कॉफी का मग उठाकर कॉफी पीने लगती है और प्रशांत जी अपनी चाय। श्रुति, अप्पू मुझे शॉपिंग करनी है तो तुम मेरे साथ चलना, बड़े दिनों बाद मौका लगा है भाई की जब ढीली कराने क्या। श्रुति ने प्रशांत जी की ओर देखते हुए कहा, काहे नाहक अपने भाई के दोस्त दे रही हो? जहाँ तक हमें लगता है इन्होंने कभी तुमसे किसी बात के लिए नया नहीं कहा होगा, अर्पिता ने कहा, जिसे सुन श्रुति अपनी आंखें बड़ी कर उसे देखने लगती है और प्रशांत जी चाय पीते हैं उसकी बात सुन इस बात पर होले से मुस्कुरा देते हैं। लगता है कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया यार तुम हो यार। बात तो सही कही तुमने, मेरे लिए कभी ना नहीं कहते भाई, श्रुति कहती है और खड़ी हो जाती है। ठीक है श्रुति, तुम लोग चलो, परम के साथ कह आता हूँ, प्रशांत जी ने कहा और एक बार अर्पिता की ओर देखा। अर्पिता भी उठकर खड़ी हो जाती है और श्रुति के साथ चली जाती है, लेकिन जाते हुए चोरी चोरी मुड़कर देखती है और वहां से चली जाती है। प्रभु से वह जो कह ना सकी उसकी खामोशी वो कह गई, प्रशांत जी ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर परम के पास चला जाता है। प्रशांत जी परम के पास जाते हैं और वो दोनों वहां से मॉल में अंदर चले जाते हैं। उस जगह वहां फोन कॉर्नर होता है, दोनों जाकर वही मस्ती करने लगते हैं। उधर अर्पिता और श्रुति दोनों ही मॉल घूमने लगती है, कपड़े ज्वेलरी सभी पसंद की खरीद लेती है। परम प्रशांत को लेकर चला आता है और वो भी अपने मतलब का कुछ ना कुछ देखने लगता है। अर्पिता अपने लिए एक कलरफुल और दो सादा दुपट्टा ढूंढती है, जो बड़ी मुश्किल से उसे मिलते हैं। मुश्किल क्या, अब कोई चीज मन में
मन की भी तो मिलनी चाहिए ना, इसीलिए अर्पिता को थोड़ा समय लग गया। जिसे देख श्रुति कहती है, अपू यार तूने समय लगा दिया फाइंड करने में, लेकिन चॉइस अच्छी है तेरी। अब मैं ये दुपट्टे रखने वाले कपड़े कम ही रखती हूँ, नहीं तो कसम से इन्हें तो मुझे जरूर छीन लेती। पगली सी लड़की, हम तुझे वैसे दे देते। तुम्हें हमसे कुछ भी छीनने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो चाहिए साफ साफ बोलना, एक बार हमें एबे ही से देंगे। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके ओके मैं जानती हूँ मजाक कर रही हूँ, श्रुति ने कहा। फिर ठीक है डियर, अर्पिता हंसते हुए कहा, और दोनों ही शॉपिंग पूरी हो जाती है। उधर राधिका और किरण भी नीचे आ जाती है और वो श्रुति को कॉल करती है। श्रुति, भाभी मेरी शॉपिंग हो गई है, लेकिन अभी पे करना बाकी है। प्रशांत भाई जो परम भाई के साथ व्यस्त है, जब वो आ पाएंगे ना। राधिका, ओके फिर हम उधर ही आते हैं, न जाने कितना समय लगे। ठीक है भाभी आइए। श्रुति ने राधिका को फोन रख देती है। किरण, वो दोनों ऊपर है, थोड़ा समय लगेगा, हम भी ऊपर ही चलते, राधिका ने कहा, और वो दोनों ही श्रुति और अर्पिता के पास चली आती है। अर्पिता और श्रुति दोनों ही एक गिफ्ट शॉप से बाहर खड़ी थी। वहाँ अर्पिता एक खूबसूरत सा टेडी दिखता है। श्रुति, ये टेडी बहुत खूबसूरत लग रहा है, हम इसे खरीद लेते हैं, किसी बच्ची को ही उपहार में दे देंगे। ओके अपू, तुझे अच्छा लग रहा है तो ले लो, श्रुति ने कहा। हम क्या, अर्पिता अंदर चली जाती है और वो टेडी खरीद लेती है। लाल रंग का बेहद खूबसूरत फर वाला हार्ट शेप वाला है वो टेडी, उसे पहली नजर में आ जाता है। उसे हाथ में लेकर अर्पिता को बेहद खुशी मिलती है। वो उसे हाथ में पकड़ बाहर आ जाती है जहाँ श्रुति सेल्फी लेने लगी होती है। अर्पिता उसे देख कहती है, पक्की वाली पगली हो श्रुति। उधर सेम फंक्शन में परम और प्रशांत जी दोनों ही शॉपिंग में व्यस्त होते हैं। तभी प्रशांत जी का फोन रिंग होता है, वो बाहर चले आते हैं। फोन पर त्रिशा होती है, जो अपनी लड़खड़ाती तोतली जुबान में कहती है, चाचू मेरे लिए एक गुड्डा लेकर आना, लाल लाल छा। अच्छा। इसकी बात सुनकर प्रशांत जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है माय लिटिल एंजल, चाचू आपके लिए गुड्डा जरूर ले आएंगे। ओके थैंक यू चाचू, बाय बाय बच्चा, प्रशांत जी ने कहा और फोन रख दिया। छोटे मैं जरा गिफ्ट शॉप पर की ओर जा रहा हूँ, तेरा काम हो जाए तो मुझे नीचे काउंटर पर मिलना। श्रुति और अर्पिता भी वहीं खड़ी होकर इंतजार कर रही होगी, प्रशांत जी ने परम से कहा, और उसे उत्तर से प्रतीक्षा किए बिना वहां से निकल जाते हैं। अर्पिता और श्रुति दोनों रेलिंग के लिए मुंह किए खड़ी होती है, जिसके कारण प्रशांत जी की उधर से गुजरते हुए देख नहीं पाती है। प्रशांत जी उसी गिफ्ट शॉप के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर तीसरा के लिए गुड्डा देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें उनके मन का नहीं मिलता है। राधिका और किरण दोनों ऊपर से फ्लोर पर आ जाते हैं। अर्पिता उन्हें देखती है तो उन्हें आवाज लगा उससे पास चली जाती है। चारों खड़े होकर आगे बढ़ ही रही होती है कि अर्पिता के अपने पैरों में कपड़े खींचने का अनुभव होता है। वो रुककर नीचे देखती है तो उसी छोटी सी बच्ची अपने सामने दिखती है। उसे देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो नीचे बैठकर उससे कहती है, हे आप तो वही है ना उस दिन वाले, आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, आप यहाँ अकेले कैसे? वो दीदी मैं खेलते हुए आ गया, उस बच्चे ने कहा। ओहो, फिर से आपने गलती की, देखो आप तो ब्रेव हो गए हो, बात तो हम जानते हैं, लेकिन ब्रेव होने के साथ साथ समझदार भी तो होना चाहिए ना। देखो आसपास कितने सारे लोग हैं, अगर आप खो गए तो फिर कैसे अपने मम्मी पापा के पास पहुंचाएंगे ना? छोटे बच्चे ऐसे अकेले नहीं घूमते हैं। ठीक है दीदी, मैं अभी अपने मम्मी पापा के पास जाता हूँ। को नाना बच्चा अपनी छोटी छोटी आंखों से चारों ओर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है। तब वह वापस अर्पिता की ओर देखने लगता है। देखा, खो गया ना? इसीलिए हमने कहा था कि छोटे बच्चों को बाहर जाते समय अपने माँ बापा के साथ ही रहना चाहिए। चलिए हम आपको उनके पास छोड़ देते हैं। कि अर्पिता उस बच्चे के हाथ पकड़ लेती है और खड़े हो किरण को श्रुति से कहती है, आप लोग चलिए, हम इन्हें छोड़कर नीचे काउंटर पर मिलते हैं। राधिका इसकी बात सुन मुस्कुराती है और दोनों वहां से चले जाती है। अब आप सच सच बताइए कि आप यहाँ आए क्यों थे, बोलिए। बताया तो दीदी, बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, जिसे देख अर्पिता मुस्कुरा देती है। चलते हुए उसे बच्चे की नज़र उसी गिफ्ट शॉप पर पड़ती है। वह
नजरों से उसकी ओर देखता है और अर्पिता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। अर्पिता उसका उतरा हुआ चेहरा देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ लिटिल चैम्प? इन शब्दों से दोहरा कर उसके चेहरे पर सम मुस्कुराहट आ जाती है। बच्चा ना में गर्दन हिला देता है। अर्पिता उसकी मासूम सी निर्जल आंखें देखती है और उसमें से उसे उदास नजर आती है। वो अपने आसपास देखती है तो गिफ्ट शॉप देख सब समझ जाती है। वह सब नन्हे बालकों का गेंद उठाती है और गिफ्ट शॉप के अंदर चले आती है, जहाँ प्रशांत जी पहले से ही तृषा के लिए गिफ्ट लेने के लिए खड़े होते हैं। उस बच्चे पर ध्यान होने के कारण अर्पिता उनकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं देती है। अब आपको जो कहिए आप खुद से पसंद कर लीजिए, ठीक है? अर्पिता ने उस बच्चे को नीचे उतारते हुए कहा। शॉप पर आकर बच्चे का उदास सा चेहरा खिल जाता है। अर्पिता वही एक तरफ खड़ी हो उस बच्चे को देखने लगती है। वहीं प्रशांत जी अर्पिता को देख ऐसे खुश होते हैं जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। वो मदद के लिए अर्पिता की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अपने बढ़ते कदम के बीच ही रोक लेते हैं और सोचते हैं, मैंने इससे मदद के लिए कहीं ये ना समझ ले कि इत्तू सा काम के लिए भी मुझे मदद की जरूरत पड़ गई। अपने सर को खुजा प्रशांत जी रुक जाते। उधर वो बच्चा दूसरी तरफ मुड़ कर जाता है तो अर्पिता भी मुड़ जाती है और ठीक प्रशांत जी के सामने खड़ी हो जाती है। वो प्रशांत जी के चेहरे पर असमंजस के भाव देख सोचती है, हो ना हो यहाँ तृषा के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए आए हैं और शायद इन्हें अब तक कुछ समझ नहीं आया है। तभी उसने अपने हाथ में पकड़े हुए उपहार का ख्याल आता है। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है और प्रशांत जी का हाथ थाम वो गिफ्ट उनके हाथ पर रख देती है और धीरे से कहती है, हमें उम्मीद है कि आपको यह अवश्य पसंद आएगा। क्या उस बच्चे की ओर मुड़ जाती है। उसने एक छोटा सा फुटबॉल पसंद किया होता है जिसे अर्पिता उस बच्चे को दिला देती है और वहां से काउंटर की ओर चली आती है। जाते हुए एक बार फिर पीछे मुड़ती है और प्रशांत जी को देख वहां से चली आती है। हाय मेरे बिन कहे तुम्हारे यूं समझ लेना मुझे अनकहे एहसासों का रूबरू करा जाता है। प्रशांत जी मन ही मन कहे इत्तू सी प्यारी सी स्माइल करते हैं और अर्पिता के पीछे पीछे चले आते हैं। गिफ्ट शॉप के बाहर ही उस बच्चे के माता पिता परेशान हालत गुजर रहे होते हैं। बच्चा उन्हें देख आवाज लगाता है तो मुड़कर देखते हैं। अर्पिता उनके पास पहुंचती है, उनसे कुछ कहती है। पहले ही वो दोनों अपने हाथ जोड़कर नजर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। ये देख अर्पिता उनसे बस इतना ही कहती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। माना कि बच्चे शरारत होते हैं लेकिन फिर भी हमें उनका ध्यान तो रखना चाहिए ना। ये जरूरत नहीं है कि हर बार हम इनके साथ मिले। बाकी आप खुद समझदार हैं, सब समझते हैं। इस बच्चे के माथे पर चूम अर्पिता वहां से चली आती है। प्रशांत जी हमेशा की तरह उसका ये रूप चांद लाइन कहते हैं और काउंटर पर पहुंचते हैं। सभी नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। प्रशांत जी अपना कार्ड आगे बढ़ाते हैं और पे करा सामान उठाकर गाड़ी की ओर बढ़ाते हैं। अर्पिता, किरण, श्रुति, राधिका चारों आपस में बातचीत कर आगे बढ़ी अपनी गाड़ी पर पहुंचती है, जिसमें परम, श्रुति, राधिका, किरण, अर्पिता बैठ जाते हैं। अर्पिता एक बार फिर सबके नजरें चुराकर प्रशांत जी की ओर देखती है, जो अपनी बाइक पर बैठे हेलमेट लगा रहे होते हैं और उसी बाइक के शीशे में अर्पिता को देख रहे हैं। परम गाड़ी दौड़ा देता है। राधिका जानबूझकर किरण को आगे बैठाती है और श्रुति तथा अर्पिता के साथ बातचीत में लग जाती है। प्रशांत जी भी गुनगुनाते हुए लखनऊ के ट्रैफिक भरी सड़कों पर अपनी बाइक दौड़ा देते हैं। वही हमारी किरण परम को एक बार फिर से खामोश देख सोचती है, कितना कम बोलते हैं ये। चलो अच्छा है, इनसे शादी के बाद सिर्फ मैं बोलूंगी और ये सुनेंगे। एक लड़की के लिए इसके हमसफर की ये क्वालिटी बहुत मायने रखती है। बड़ा मजा आएगा। क्या किरण एकदम से हंस पड़ती है, जिसे सुन सभी उसकी को ओर देखते हैं। ये देख किरण दांतों तले जीभ दबाकर कहती है, फिर से गड़बड़ कर दी किरण तूने। राधिका इसके हाव भाव को देख कहती है, ऐसा होता है किरण, डोंट वरी। किरण मुस्कुराकर रह जाती है और खुली खिड़की के बाहर हाथ रख बाहर की ओर देख बुदबुदाती है, मैं और मेरा खालात, उफ, कभी मरवा ना दे मुझे।
कहते हुए किरण एक गहरी सांस छोड़ती है और वापस से अंदर देखने लगती है। हे किरण, वैसे तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं, इस बार श्रुति ने कहा। किरण उसकी बात सुन राधिका एक बार श्रुति की ओर देखती है तो श्रुति भोला सा मुखड़ा बनाकर राधिका से कहती है, ओ भाभी, अभी परम भाई की शादी हुई नहीं ना, तो मुंह से निकल गया। किरण श्रुति की बात सुन कहती है, इट्स ओके श्रुति, वैसे हम लगभग हम उम्र है और आज के समय के हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे भी अभी मुझे भी आदत नहीं है ना। किरण की बात सुन अर्पिता कहती है, आप इसकी बातों का गलत अर्थ निकालिए, गलत अर्थ मत निकालिए। इसका कहने का अर्थ है कि अभी यहाँ सभी हम उम्र है तो नाम लेकर बुला सकती हो। अर्पिता की बात सुनकर राधिका इससे कहती है, हम समझ सकते हैं कि तुम्हें अपनी बहन की परवाह है और हमारा यकीन मानिए, हमें भी इन बातों को माइंड नहीं करते। हम भी इन बातों का माइंड नहीं करते, बस सबके सामने कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और हम जानते हैं कि किरण ये बात बखूबी समझती है, क्योंकि देखा था हमने जब हम घर आए थे उन्हें देखने का। ये वहाँ बेमन से खड़ी थी, लेकिन आज इनकी बेकाकी देख हमें यकीन हो गया कि इन्हें इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। राधिका की बात सुन अर्पिता हैरान हो मन ही मन कहती है, क्या दिमाग पाया है, रिश्तों की उलझन को किस तरह सुलझाना है इन्हें बेहतर तरीके से आता है। अर्पिता राधिका की बात सुन सहमति स्वरूप अपनी पलकें झपका देती है। ये बातें केवल राधिका और अर्पिता के बीच ही होती है, जिस कारण कोई और इन्हें नहीं सुन पाता है। कुछ ही देर में गाड़ी किरण के घर के सामने रुकती है तो अर्पिता, किरण और राधिका गाड़ी से उतर जाती है। किरण राधिका के गले लग जाती है एवं उससे फिर मिलेंगे कहती है। राधु मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखती है और वापस से गाड़ी में बैठ जाती है। परम और किरण एक दूसरे को देखते हैं और केवल ओठ हिलाकर दूसरे से बाय कहते हैं। परम गाड़ी आगे दौड़ा देता है। अर्पिता और किरण दोनों घर के अंदर आ जाती है और हॉल में ही बैठ जाती है, जहाँ बीना जी दया जी दोनों ही देखती है तो क्या हुआ, क्या कहा, सब जानने के लिए उनके पास चली जाती है। बीना जी, क्या हुआ, अर्पिता इशारे में पूछती है। उन्हें देख अर्पिता मुस्कुराते हुए अपना दाया हाथ आगे कर सब ठीक है का इशारा करती है। ये जान बीना जी दोनों हाथ जोड़ ऊपर नीचे करती है और वहाँ से रसोई में चली जाती है। मासी, हम लोग अभी आते, अर्पिता ने थोड़ी सी तेज आवाज देकर बीना जी से कहा। ओके लाली, बीना जी ने कहा। चल किरण, हम लोग चलकर कमरे में फ्रेश न अप होते हैं, अर्पिता कहते हुए खड़ी हो जाती है। चलो, किरण खड़े होते हुए कहा। दोनों अपने कमरे में पहुंच जाती है। अब बता किरण, क्या हुआ, बात आगे बढ़ी कि नहीं? थोड़ी सी, इतना तो हमें यकीन है कि तुझे वो पसंद तो आ गए होंगे, हम सही कहे हैं ना किरण? अर्पिता ने किरण को छेड़ते हुए पूछा। अर्पिता की बात सुन किरण कहती है, हाँ अर्पिता, सही कहा तुमने। वैसे तुम्हारे मुंह पर तो साक्षात सरस्वती जी की विद्यमान रहती है, जब बोलती हो तो बात सही ही होती है। मैं खुश हूँ इस रिश्ते से, अगर ना कह देती तो पछताती। नहीं कह किरण स्माइल कर देती है, जिसे देख अर्पिता कहती है, आय हाय क्या बात है, एक ही मुलाकात में सूरतार बदल गई लड़की के। हम सो तो एक ऐसी ही हूँ मैं, कह दोनों हंस देती है। वैसे तुझे मैं कुछ डिजाइन दिखाती हूँ जो मैंने और राधिका जी ने मिलकर पसंद किए हैं। ये देख, मेरे फोन में कुछ पिक्स है, किरण ने अर्पिता को फोन दिखाते हुए कहा। वाओ किरण, इट्स प्रिटी यार, अच्छी पसंद है उनकी, अर्पिता ने कहा और सभी पिक्स देखती है। तुम कुछ नहीं लाई अर्पिता वहाँ से, खाली हाथ दिख रही हो, किरण ने अर्पिता से पूछा। उसकी बात सुन अर्पिता हैरान होकर कहती है, ओ हाँ किरण, हम लाए थे लेकिन श्रुति के पास ही भूल गए। गाड़ी से उतरते समय ना ध्यान नहीं दिया और ना ही उसने। बड़े ढूंढने पर हमने अपनी पसंद की कुछ दुपट्टे खरीदे थे, वो भी भूल आई। अर्पिता चुप हो जाती है, उसका चेहरा लटक जाता है, जिसे देख किरण उसे छेड़ते हुए कहती है, हाँ, सच पता चलते कि कुछ ज़्यादा ही खुशी हो गई तुम्हें, जो खुशी में चीज़ों भी भूलने लगी। वैसे ये बात तेरी रोमांस की गाड़ी कुछ आगे बढ़ी, किरण ने साफ साफ अर्पिता से पूछा। ये किरण, ये क्या कहे जा रही हो?
पगली पगली हो क्या? पगली हो गई हो क्या तू? चुप कर, किसी ने सुन लिया तो सामत आनी है। कितनी आसानी से सब कह लेती हो तुम। अर्पिता ने थोड़ा बिगड़ती हुई किरण से कहा। उसकी बात सुन किरण कहती है, हाँ तो अब ऐसी ही हूँ, इसमें क्या करूँ मैं? सही नाम दिया है मैंने तेरी प्रेम कहानी का, बिरबल की खिचड़ी वाला इश्क, जो न कहीं पकेगा न ही कभी खत्म होगा, बस ऐसे ही भावनाओं की पावन आंच में सिकता रहेगा, और जिसका स्वाद ऐसा होगा जिसे तुम हमेशा महसूस करोगी, अनंत से अनंत तक। अरे वो कहते हैं ना, शिद्दत वाला इश्क, वही है ऐसे मुझे लगता है। किरण एक बार शुरू हो जाती है तो रुकती नहीं है, और उसकी बात सुन अर्पिता बीच में ही सोच में पड़ जाती है। ओहो, मैं भी न कहाँ पहुँच गई हूँ। अब तो यूँ जाने और वो जाने, और अब मेरी बातों का इतना मत सोच। मैंने तो बस अपना ओपिनियन रखा है। जब तक तुम लोग नहीं चाहोगे इस बात को आगे कैसे बढ़े, कहकर किरण चुप हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। वही हमारी अर्पिता एक बार से प्रशांत जी के याद मुस्कुराते लगती है और खुशी से झूमते हुए प्रशांत जी की याद कर गुनगुनाते हुए डांस करने लगती है। कहते हैं ना, खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को बनाया, हर किसी के लिए। तेरा मिलना इस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे कि किसी के लिए। उधर प्रशांत जी मॉल से निकलकर वो अपनी एकेडमी में पहुंचते हैं। मॉल में थोड़ा ज़्यादा समय बातचीत करने के कारण आज लेट चुके थे। एकेडमी में पहुंचते ही वो सीधा अपने क्लासरूम में पहुंचते हैं। उसके व्यक्तित्व का उधर आज मुस्कुराहट उसके चेहरे पर झलक रही है। प्रेम जो खूबसूरत एहसास है, इस एहसास को वो बेखूबी जी रहे हैं। प्रशांत, इवनिंग गाइज, आज के क्लास की शुरुआत एक खूबसूरत गाने के साथ करते हैं। कहते हुए प्रशांत एकेडमी के एक छात्र का गिटार लेते हैं और उसे ट्यून करते हैं। अपनी आंखें बंद करता है, जहां उसे अर्पिता की झलक दिखती है। उसके मुंह से खुद ब खुद एक गाने बोल निकलते हैं। अर्पिता इसी गाने का अपनी आवाज में ट्यून कर गुनगुनाती है। एक ही समय पर अलग अलग जगह दो लोग इन प्यारे से एहसासों को अपने अपने अंदाज में जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उनके इस हाल ही की शुरुआत हुए रब्ता हो। अर्पिता और प्रशांत दोनों ही अपने शुरू हुए रब्ता को एहसासों के जरिए जी रहे हैं। अर्पिता अपने कमरे में इस गाने पर प्रशांत जी के साथ कल्पना लोक में कल्पना डांस कर रही है। वहीं प्रशांत जी गिटार ट्यून करते हुए गुनगुनाते हैं। गुनगुनाते हुए उन्हें आभास होता है जैसे अर्पिता वही उनके सामने ही है, छात्रों के बीच में बैठे मुस्कुराते हुए तालियों के साथ उन गानों को एंजॉय कर रही है। कुछ तो है तुझसे राब्ता, कुछ तो है तुझसे राब्ता, कैसे हम जाने क्या हम जाने, गाते हुए प्रशांत जी अपना गिटार रखते हैं। सभी लर्नर खड़े होते हुए तालियों के साथ प्रताप, वंस मोर सर, प्लीज वंस मोर। प्रशांत, ना, आज के लिए इतना ही, अब आप सभी अभ्यास करो। जैसे जैसे मैं गाइड करता जाऊंगा बिल्कुल वैसे ही ट्यून करते जाना। ओके गाइड? यस सर, सभी के एक साथ कहा। प्रशांत जी एक बार फिर से गिटार ट्यून करते हैं। एक एक शब्द स्पष्ट तौर पर अपने छात्रों को बताते जाते हैं, जिससे वो आत्मसात करते जाते हैं। उधर हमारी अर्पिता भी खुशी खुशी में डांस करने में लगी होती है कि तभी कमरे में किसी काम से किरण वापस आ जाती है और वो अर्पिता को खुश देख दरवाजे पर ही हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। अर्पिता किरण को नोटिस ही नहीं करती है, वह बस बिंदास वो गुनगुनाते के साथ साथ अपने ख्यालों की दुनिया में घूम रही है। डांस करते करते अर्पिता पीछे टर्न लेती है और उसकी नज़र किरण पर पड़ती है। किरण को देख वह हड़बड़ा कर रुक जाती है और पलट कर छुपने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगती है। अर्पिता को सोच, आज तो किरण ने पूरे मजे लेने का मौका मिल गया। वो गॉड जी, हम करे तो क्या करे, कहाँ जो है कहाँ छुपे, कहते हुए अर्पिता बेड से चादर उठा उसी पर मुंह ढक कर लेट जाती है। उसकी ये हरकत देख किरण जोर से हंसने लगती है और उसके पास आते हुए कहती है, अच्छा मुझे तो तुम बिल्कुल दिख ही नहीं रही हो। किरण उसके सिरहाने आती है और अपने हाथों से उसके मुंह के चादर हटाती है। अर्पिता कसकसाते हुए कसकर चादर पकड़ लेती है। ये देख किरण कहती है, छुपने के लिए बेडी जगह कौन ढूंढता है? अर्पिता, और तुम अभी के अभी बाहर आ रही हो कि नहीं?
अर्पिता चादर के नीचे से ही ना में गर्दन हिला देती है। देखो, मैं एक बात फिर से कह रही हूँ, बाहर आ रही हो कि नहीं? किरण ने नकली गुस्सा करते हुए अर्पिता से कहा और मन ही मन बड़ी खुश होती है। अर्पिता जिसे अपनी हरकत पर शर्म आ रही है, वो चादर से बाहर निकलने से मना कर देती है। उसकी ना सुनकर किरण उठती है और अर्पिता के पैरों की तरफ जाकर चुपचाप बैठ जाती है और बैठे ही बैठे घुटनों के बल चलते हुए अर्पिता के सिर पर आकर बैठ जाती है। जब कुछ देर तक कोई आवाज नहीं होती है तो अर्पिता अपने दोनों हाथों और आंखों के सामने का चादर धीरे से हटाती है और किरण इसी का तो इंतजार कर रही है। किरण झट से चादर का सिरा पकड़ती है और खींचकर उस पैरों की ओर फेंक देती है। ओ नो कहते हुए अर्पिता फौरन उठती है और दो छलांग में बेड से नीचे उतरती है और सिर पर पैर रख कमरे से बाहर भाग जाती है। अर्पिता सुनो तो, अर्पिता का किरण भी उसके पीछे लपकती है, लेकिन अर्पिता जो कमरे से भागी फिर तो वह हॉल में बीना जी और दया जी के पास ही जाकर रुकती है एवं उन्हें देख चुपचाप मासूम सा फेस बनाकर बैठ जाती है। किरण भी अर्पिता के पीछे पीछे आकर उसके पास ही बैठ जाती है और फुसफुसाते हुए कहती है, क्या लगा तुम्हें कि तुम यहाँ आकर बैठी तो बच जाओगी? नहीं, यहाँ से निकलकर जैसे ही तुम कमरे में जाओगी तब मैं देखूंगी कि मेरे सवालों से तुम बचती कैसे हो। मैंने तो कुछ कहा सुना नहीं और तुम खुद से ही मुझसे भागी भागी फिर रही हो। जरूर कोई ना कोई बात तो है। और किरण हंसने लगी। बीना जी अर्पिता को देख कहती है, अच्छा किया लाली जो तुम आ गई, मुझे बताना था। किरण का रिश्ता तय हो गया है। सभी फंक्शन के मुहूर्त वगैरह देखकर विवाह की तारीख भी छट गई है। 4 महीने की बाद की तारीख निर्धारित हुई है। अब सबको अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वाह मासी, क्या बात है, यानी हमारी किरण 4 महीने बाद पराई हो जाएगी। और किरण की ओर देख उसके गले लग नौटंकी करते हुए कहती है, तुम बड़ा याद आओगी किरण। किरण उसकी बात सुन गुस्से के अभिनय करते हुए कहती है, बोल तो ऐसी रही हो जैसे मैं ब्याह कर चांद पर घर बसाऊंगी, यहीं रहूंगी इसी लखनऊ में। और अर्पिता से कहती है, वैसे मेरे जाने के बाद नंबर तुम्हारा ही है, कहो तो लगे हाँ तुम्हारी बात माँ से कर ही देती हूँ, सही रहेगा ना? ये चुप कर यार, कितना बोलती है। पहले तुम हमें अपना हालचाल बताना, अगर सब सही रहा तब हम सोचेंगे। दोनों बहनें ऐसे ही एक दूसरे से चुलबाजी करती है। बीना जी दोनों को देख मुस्कुराती है और किरण से कहती है, किरण चलो चलकर रसोई में मेरी मदद करो। अर्पिता तुम अभी जाकर पढ़ाई करो, आधे घंटे बाद नीचे आ जाना, ठीक है? जी मासी का अर्पिता अपने कमरे में चली जाती है और झट से दरवाजा बंद कर कहती है, शुक्र है कुछ देर के लिए तो हम किरण से छिड़खानी से दूर मिला। अगर यहाँ होती तो सच में सुना सुना कर हमें शर्मसार ही कर देती। हम ही ना एक नंबर की छल्ली है, क्या जरूरत है ऐसे मस्त मगर होकर डांस करने की? माना कि हम संगीत के विद्यार्थी है तो इसका अर्थ तो नहीं है कि हम कहीं भी शुरू हो जाए। एक मिनट, ये हमें खुद को दिलासा दे रहे हैं या फिर अपने डर को छिपा रहे हैं कि कहीं किरण हमारे मन की बात किसी के सामने बोल ना दे? अर्पिता कमरे में इधर से उधर घूमते हुए कहती है, ओह गॉड, ये हम खुद से कुछ ज्यादा ही बातें करने लगे हैं। हम ऐसे तो नहीं थे। ओह गॉड, ये प्रेम का अनुभव तो सच में बड़ा ही विचित्र है। कल हम उसमें कह रहे थे कि फुसफुसाना बंद कर, कोई पागल ना समझ ले, और आज हम खुद ही अकेले पगला रहे हैं। अर्पिता कुछ कर, स्टॉप द नॉनसेंस थिंग। ओह गॉड कहते हुए वो सीधा वॉशरूम में भागती है और मुंह पर ढेर सारा पानी उड़ेल देती है, फिर टॉवल लेकर बाहर आ जाती है। प्रशांत जी भी अपने रूम के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें भी इस खुशी खबरी के बारे में पता चलता है। ये बात सुनकर वो सोचते हैं, यह तो बहुत खुशी की बात है, इसी बहाने मुझे अर्पिता को और अच्छे से जानने का मौका मिलेगा। कई मुद्दतों के बाद कोई ऐसा मिला। प्रशांत द ग्रेट की अटेंशन चुराई है, कहते हुए वो मुस्कुराता है और अपने सोशल अकाउंट के पेज को ओपन करता है और कुछ लाइन लिखकर अपडेट करता है। यूँ तो आदत नहीं है मुझे मुड़कर देखने की, तुम्हें देखा तो लगा एक बार और देख लूं। गुलजार साहब मोबाइल बंद कर एक तरफ रख देता है और कानों में हेडफोन लगा जगजीत साहब की कुछ गजलें सुनने लगता है। हमारी अर्पिता और किरण भी दोनों फ्री होकर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए बातें करते हुए फोन चला रही है। किरण, अर्पिता ये देख, आजकल सोशल साइट्स पर भी ये खुशी कभी गम वाला मौसम छाया है। ये देख, मैंने कुछ ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं नेचर एजुकेशन से रिलेटेड। वहाँ भी कितने सारे ऐसे पोस्ट पड़े हैं जिनका इस ग्रुप में मकसद से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी वहाँ है।
और लोग बड़ी ही खुशी से उन्हें वो पसंद कर रहे हैं। हाँ किरण, उससे पता चलता है कि दुनिया में कितना गम, कितना अकेलापन है। लोग इनमें व्यस्त हो गए हैं कि उनके बस एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है। हमारे पास तुम हो, हमारे दोस्त है, मासी है, सब मिलकर एक दूसरे से तकलीफ बांट लेते हैं। अर्पिता सोचकर मुस्कुराते हुए किरण से कहती है और अपना फोन बंद कर खुद ही किरण के साथ साथ सोशल साइट के ग्रुप को देखने लगती है। वो दोनों ही मस्त मगन फोन चला ही रहे थे, तभी अर्पिता की नजर कुछ लाइनों पर ठहर जाती। हे किरण, रुकना, इस पर क्लिक कर। ये पेज का क्या नाम है इसका? इश्क द वर्ल्ड ऑफ डिवाइड फीलिंग्स। अर्पिता ने किरण से कहा। ओके कह। किरण उस पेज पर क्लिक करती है और फोन अर्पिता को पकड़ाते हुए कहती है, तू ये पकड़ और देख, मैं अभी आती हूँ, शायद मेरा दूसरा फोन रिंग हो रहा है। ओके समझ गए हम, अर्पिता ने शरारत से कहा, जिसे सुन किरण उसके सिर पर चपत लगाते हुए उठकर बालकनी में चली आती। अर्पिता उस पेज को देखती जाती है। कुछ पोस्ट पढ़ने के बाद वो कहती है, सच में सही नाम है, इट्स द डिजाइन ऑफ फीलिंग्स। वो अपने फोन से सर्च कर उसे लाइक कर देती है और किरण को फोन रख नींद की आगोश में चली जाती है। अगले दिन अर्पिता किरण जाती है, जहाँ वो श्रुति सात्विक से मिलती है एवं तीनों क्लास से बगीचे में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। अर्पिता को बार बार ये एहसास हो रहा है कि उसके आसपास कोई है जो उन पर नजर रखा है। वह चौकन्नी निगाहों से चारों ओर देखती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। शायद वहम ही है, सोचकर अर्पिता अपने दोस्तों के साथ बातचीत में शामिल हो जाती है। उसके बातों में शामिल होते ही अर्पिता के बीच के पास खड़े झाड़ जैसे घने पौधे के बीच कुछ छात्र बाहर निकलते हैं और घड़ी के समय देख वहां से कॉलेज के दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में अर्पिता अपने दोस्तों को बाय कर कॉलेज से निकलती है। वो आदतन अपना फोन चेक करती है, जिसमें बीना जी का संदेश एक सेंड कॉल के साथ पड़ा होता है। बीना जी, लाली, मुझे किरण मेरे साथ काम से गंज जाना है, भी वहीं आ जाना। अर्पिता संदेश देखती है तो बीना जी को कॉल करती है। अर्पिता, हेलो मासी, कहाँ है आप? हम कॉलेज से निकल आए हैं, आप हमें जगह बता दीजिए, हम वहीं पहुंच जाएंगे। बीना जी, लाली, हम लोग हथरकगंज के चौराहे के पास जो बड़ा सा रेस्टोरेंट है ना, अभी वहीं बैठकर तेरा इंतजार कर रहे हैं। किरण ने बताया कि तेरा कॉलेज क्लास तो खत्म हो गई होगी, मार्केट में कहाँ परेशान होती फिरोगे, इसलिए सोचा रेस्टोरेंट में ही बैठकर इंतजार कर ले। ठीक है मासी, हम अभी 4 बार पहुंच चुके हैं और बस उतरने वाले हैं, हम अभी कुछ ही देर में आपके पास पहुंच रहे हैं। अर्पिता कहती है, ठीक है लाली, बाय कह बीना जी फोन रख देती है। अर्पिता 4 बार पहुंचकर ऑटो से उतर जाती है और ऑटो चेंज करने के लिए दूसरी तरफ जाने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, तभी ब्लैक रंग की एक वैन उसके सामने आकर रुकती है, जिसमें से कुछ नकाबपोश दरवाजा खोलते हैं और फुर्ती से अर्पिता को अंदर घिस दरवाजा बंद कर गाड़ी मालियाबाद रोड की ओर दौड़ा देते हैं। अर्पिता कुछ कहती या चिल्लाती उससे पहले ही उसमें से एक व्यक्ति उसके सर पर वार कर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद की कहानी सुनने के लिए सुनते रहे आर2 मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।